तो हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात के जवाबात टटोलने की कोशिश की है। एक नया इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग जारी किया है जिसका लिंक आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उसमें जो बहुत ही अहम सवालों को हमने टटोलने की कोशिश की है वो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल बरसाए। इंडिया ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को बताकर मिसाइल फेंके। जब हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एग्रीमेंट्स हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड या अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको देखते हैं तो ये बात थोड़ी सी हकीकत के करीब लगती है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं कि वो अपने अपने कंट्री में किसी भी किस्म का अगर बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका तजर्बा भी करेंगे या एक दूसरे पर भी अगर फायर करेंगे तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि दूसरा कहीं ये ना समझ ले कि ये मिसाइल सादा नहीं बल्कि न्यूक्लियर है और इससे पहले कि मिसाइल दूसरे को हिट करे वो पहले ही न्यूक्लियर वापस चला दे और उससे बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। तो इस तबाही से बचने के लिए अंडरस्टैंडेबल है कि एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया या अंडरस्टैंडिंग की गई कि हम एक दूसरे को वक्त से पहले इन्फॉर्म करेंगे। इस सिलसिले में जयशंकर ने तो अपना बयान दे दिया। जब पाकिस्तान से पूछा जा रहा है तो कोई वाज़ेह बयान अभी तक नहीं है। डीजीआईएसपीआर जो है उनसे जब बीबीसी ने पूछा तो उन्होंने इस सवाल को जिगजैग कर दिया, जवाब नहीं दिया। लेकिन अब इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट सवालात निकलते हैं। नंबर 1, अगर इंडिया ने बता दिया और हमें पता था तो फिर हमने उन मिसाइलों को क्यों नहीं गिराया? वो तमाम के तमाम मिसाइल पाकिस्तान क्यों पहुंचे? उन्होंने अपने हदफ जो थे उनको टारगेट कैसे बनाया? पाकिस्तान के 31 या 35 या 40 जो भी हतमी नंबर है वो लोग क्यों शहीद हुए? उन शहीदों का खून किस किस के हाथ पर तलाश करना है अगर हमें पता था और हमने उन मिसाइलों को नहीं गिराया। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल आता है, अगर हमें पता था कि उन्होंने मिसाइल फेंका है तो हमने उन पर इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया कि वो मिसाइल सादा ही है, चलो खैर है आन दो, हमने उनको रास्ते में क्यों नहीं तबाह किया? वो न्यूक्लियर भी तो हो सकता था। इतनी ज्यादा हमारा ट्रस्ट इंडिया के ऊपर कैसे आ गया? फिर अगला सवाल इसमें से ये भी निकलता है कि अगर हमें पता था और हमने नहीं गिराए तो क्या हमने किसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं गिराए या हमें कैपेबिलिटी नहीं है गिराने की? अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो ये तो परेशानी की बात है, क्योंकि कल को इंडिया ने ये चीज चेक कर ली कि हमें कैपेबिलिटी नहीं है तो कल को न्यूक्लियर भी खुदा न खास्ता मार सकता है। और अगर कैपेबिलिटी है और हमने फिर भी नहीं गिराए तो फिर ये उससे भी बड़े सवाल को जन्म देता है कि फिर मामला क्या है। इसी तरह के और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो हमने कोशिश की है इस डॉक्यूमेंट्री वीलॉग में आंसर करने की भी और क्वेश्चन करने की भी। पूरी 8-9 मिनट के अंदर आपके सामने सूरत हाल रखी है। इसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ेंगे, इस वीलॉग के आखिर पर भी आपको लिंक देंगे। अभी भी स्क्रीन के ऊपर हम आपको इसका लिंक दे रहे हैं और आप इस वीलॉग को सुन सकेंगे और इसका लिंक जो है वो आपके पास होगा। और हमने अपने व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है उसमें भी आपको लिंक भेज दिया। अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल खोलेंगे तो आपको वहां पर ये लिंक इस वक्त मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल को अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है लेकिन आपको अगर इंटीमेट नहीं होता हमारा मैसेज तो ऊपर कॉर्नर में जो बेल आइकन है उसको दबाइए और उसके नोटिफिकेशंस को ताकि आप खोल लें। अगर बेल आइकन के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है तो फिर वो साइलेंट है, वो आपको इंटीमेट नहीं करेगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया हमारे व्हाट्सएप चैनल को तो जरूर कीजिएगा। उसका लिंक भी वीलॉग के आखिर पर आपके सामने रख देंगे। ये तो हो गई पहली चीज जो आपको इन्फॉर्म करना था कि बहुत ही कुछ अहम सवाल हैं कि हमने ये न्यूक्लियर जंग होते होते मतलब बची है, इसमें किसका कितना कसूर है? क्योंकि अगर इंडिया ने इन्फॉर्म किया है जिसके चांसेस ज्यादा है जैसा मैंने आपको बताया, और अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो फिर इंडिया ने कैसे रिस्क ले लिया एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर मिसाइल फेंकने का? उनको ये डर नहीं लगा कि जब उन्होंने मिसाइल फायर किया तो पाकिस्तान सोच सकता था कि एटमी हमला कर दिया, पाकिस्तान ने वापस उनसे पहले एटमी हमला क्यों नहीं कर दिया? तो बहुत गंभीर सिचुएशन है। इसको इस डॉक्यूमेंट्री वीलॉग में हमने कुछ समझने की और कुछ सवाल उठाने की कोशिश की है। अब आते हैं आज की मेन स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 दिन पहले ये आर्टिकल छापा है। ये आर्टिकल असल में तो अमेरिकी सियासत के बारे में है और अमेरिका के अंदर की जो पेचीदगियां हैं उनके बारे में, लेकिन ये आर्टिकल कुछ डायमेंशन पाकिस्तान से भी लिंक करता है जिससे समझ आती है कि चौधरी साहब इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं और वो ये क्यों कह रहे हैं कि साडी गल ट्रंप नाल हो गई है। क्या वाकई उनकी बात ट्रंप के साथ हो गई है? क्या उन्होंने वाकई पट्टू डाल लिया है या अभी मामला जो हैं वो रास्ते में है? और या अभी भी आप ये कह सकते हैं कि चौधरी साहब मुकम्मल कॉन्फिडेंट नहीं है? इन सवालों के जवाब इस स्टोरी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 दिन पहले ये स्टोरी छापी है। ये स्टोरी असल में तो ट्रंप फैमिली और उनकी जो क्रिप्टो से रिलेटेड बिजनेस है और ट्रंप के एक क्लोज साथी कह लें स्टीव विटकॉफ, जो कि जिनको उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर अपॉइंट किया हुआ है डिप्लोमेसी के लिए, उनको एक उन्होंने डेजिग्नेशन दे रखा है, वो डिप्लोमेसी करते हैं। अभी हाल ही में जब प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरब, यूएई और कतर वगैरह के दौरे में थे तो उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है। अब ये जो मिस्टर स्टीव है इनका एक बेटा है जो क्रिप्टो का बिजनेस करता है और ट्रंप के बेटों का भी क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट है और बिजनेस भी है। अब यहीं से ये सारी स्टोरी जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर का नाम तो नहीं लेते, लेकिन मामलात इसी तरफ वो निशानदेही करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नामी कंपनी है, एक फर्म है जिसके अंदर 60% से ज्यादा जो शेयर्स हैं वो ट्रंप फैमिली के हैं। ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है ये जाहिर है ट्रंप के बेटों के होंगे, बेटियों के होंगे, मीन ट्रंप फैमिली के 60% से ज्यादा शेयर्स अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल इसके अंदर है। अब ये जो फर्म है इसको पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल भी उसके साथ उसका लेना देना है। जो मतलब कि 60% शेयर तो उसमें ट्रंप फैमिली के हैं
और फिर कुछ परसेंटेज शेयर जो है वो पीसीसी, जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, जो पाकिस्तान के अंदर एक क्रिप्टो काउंसिल बनी हुई है, जिसको हेड करते हैं गालिबन बिलाल बिन साकिब। जी हाँ, ये जो बिलाल बिन साकिब हैं, ये इसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, क्योंकि बिलाल बिन साकिब मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट जार कह लें, आप उन्हें एक्सपर्ट कह लें, अपना ब्लॉकचेन एक्सपर्ट कह लें उन्हें जनरल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी वगैरह उनको लेके आए हैं यूके से, ये यूके बेस्ड थे। और इनको यहां पर जो पीसीसी है, जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, जो फाइनेंस मिनिस्टर के वैसे देखने को तो अंडर बनाई है, और उसके सीईओ ये बिलाल बिन साकिब है, और ये उसके रुए रवा हैं क्रिप्टो करेंसी के और पीसीसी के, जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, जो पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करना चाहती है, उसका मैकेनिज्म बनाना चाहती है, उसका फ्रेमवर्क बनाना चाहती है, ताकि पूरी दुनिया से यहाँ क्रिप्टो करेंसी को अट्रैक्ट किया जा सके और उसका लेन देन हो सके। अब जो क्रिप्टो करेंसी है, उसमें एक तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, उसमें ब्लैक मनी वालों का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि सब कुछ छुपा हुआ है, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का बहुत इंटरेस्ट है। अब जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर तो चले औरंगजेब साहब हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है इसाक डार साहब, वो भी कुल वक्त ही तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को वो भी देखना चाहते हैं, और आपको पता है कि वो तो अदालत में लिख के एडमिट कर चुके हैं कि वो मनी लॉन्ड्रर हैं, और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग शरीफ खानदान के लिए की है, ये उन्होंने बाकायदा खुद लिखकर अपना बयान दिया था। वो अलग बात के बाद में जब डील हुई मुशर्रफ की तो उनकी जान छूट गई। तो जब इस तरह के हालात हों, और फिर जनरल साहब को जितनी डेस्परेटली जरूरत थी ट्रंप साहब के सपोर्ट की, इन हालात के अंदर आपने देखा था कि पिछले कुछ महीनों में, ये मार्च अप्रैल वगैरह में, और उससे पहले आपको याद करना पड़ेगा जब जेंट्री वगैरह साहबान आए थे पाकिस्तान के अंदर, फिर उसका जेंट्री का बेटा आया था, तो ये उस वक्त की बातें हैं सारी, कि ये कुछ यंगस्टर्स, जिनमें कुछ कारोबारी भी हैं और कुछ अमीर लोगों के बच्चे भी थे, जो नॉन पाकिस्तानी थे और गोरे कह लें आप उन्हें, वो जो गोरे साहबान यहाँ पहुंचे थे, उनको बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया था। लाहौर में उनके लिए खास डांस शांस भी करवाए गए थे, शाही किले की उनको सैरें करवाई गई थी, खाने खाबे वीआईपी प्रोटोकॉल। जनाब फील्ड मार्शल साहब ने, उस वक्त तो फील्ड मार्शल नहीं थे, उनको एक किस्म का स्टेट जो है वो प्रोटोकॉल दिलवाया था। ये अलग बात है कि अमेरिकी एम्बेसी ने बाद में कहा था कि ये जो लोग आए हैं इनका प्राइवेट ट्रिप है, ये ट्रिप जो है इनका गवर्नमेंट ट्रिप नहीं है। अब ये वो सब कुछ बिलाल बिन साकिब, जो इस टाइम पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल को हेड कर रहे हैं, और वो ये समझे जाते हैं कि वो फील्ड मार्शल साहब के बहुत करीब हैं, और अभी फील्ड मार्शल साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है। फील्ड मार्शल बनने के बाद मुबारकबाद उन्होंने दी है उनको, उसकी तस्वीर भी आई। वैसे भी हुकूमती सर्कल कहते हैं कि उनको फील्ड मार्शल साहब की डायरेक्ट एक्सेस है और वो उनके बहुत करीब है। तो ये सारी चेन, ब्लॉक चेन की बात हो रही है, तो ये ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब साहब, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, और वहां से लिबर्टी, जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, जिसके अंदर 60% शेयर ट्रंप फैमिली के और बाकी पाकिस्तानी पीसीसी के, यहां से ये कनेक्शन बनता है पैसों का, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, और यहां से ये सारी डिप्लोमेसी का इन्फ्लुएंस हो रहा है। वो जो सवाल आप एक ढूंढते हैं कि पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इतना ज्यादा काम किया और माहौल आपके सामने था कि कितना तगड़ा था, उसके बावजूद सदर ट्रंप या उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जारी रूल ऑफ लॉ की वायलेशन, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, और उसके साथ साथ जो दूसरी वायलेशंस थी, उसके ऊपर आप पे से कई सवाल उठाते हैं कि उस तरीके से तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल, हम नहीं कह रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल इसमें से वो जो है वो इन्फर कर रहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल इन्फर कर रहा है कि ये जो स्टीव जो है, मिस्टर स्टीव, जो उनकी डिप्लोमेसी पर अपॉइंटेड है, उनका बेटा, और आगे से ट्रंप के जो खानदान के लोगों के ये शेयर्स और पीसीसी, ये जो सारा सागा है पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो का और ब्लॉकचेन का और पैसे का, ये वो सारा मामला है जिसकी वजह से जो आउटरीच कर रहा है पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, या पाकिस्तान ट्रंप आउटरीच, या पाकिस्तान की जो करंट रजीम है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को वापस आउटरीच कर रही है। तो ये वो कनेक्शन नजर आता है। आपको पता है कि जो हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है या दूसरी चीज, वो हमारे चौधरी साहबान की मर्जी के बगैर तो होती नहीं है। तो हमारे चौधरी साहबान का वैसे ही इसमें बड़ा इंटरेस्ट है माशाल्लाह, और फिर इसमें से खाबा भी। अब जमीनों में तो उतने पैसे रह नहीं गए, डिफेंस के रेट तो वैसे गिर गए, पाकिस्तान में तो आपको हालात पता है। तो अब क्रिप्टो इज द न्यू गोल्ड, तो इसके अंदर बहुत पैसा है, तो इसलिए चौधरी साहब जो है वो इसमें खासे इंटरेस्टेड है। ये जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, ये SIFC के अंडर, और जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी नाक के बिल्कुल नीचे बनी हुई है, बिल्कुल उनकी इसके अंदर जाती इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारा सागा जो है ये कनेक्ट होता है वापस जाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है। आप देखते हैं वो इसका जवाब क्या देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो ट्रंप फैमिली है और जो मिस्टर स्टीव हैं और उनका बेटा है, और इसी तरह से जो ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, इन सब ने इस चीज को डिनाई किया है। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर बाइनेंस वाले भी आए थे, वो भी इसी का हिस्सा है, वो क्रिप्टो वाला जो सारा मामला था, वो इसी स्टोरी के लार्जर पार्ट्स को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो है, तो वो सब कह रहे हैं कि नहीं जी, ये सिर्फ कारोबार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि 25 मिलियन, तकरीबन 2.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी यूजर्स है, और
$300 बिलियन की एनुअल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हमारी वाइट इकोनॉमी तो बहुत ही कम है, हमारी ब्लैक इकोनॉमी है, पैसा लोगों के पास बहुत है लेकिन छुपा के रखा हुआ है टैक्स और दूसरी वजूहात की वजह से। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं अगर क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर चांस दिया जाए। तो ये देखते हैं ये सब कुछ क्या है। ये जाहिर है अभी तो ये सब कुछ शुरू हुआ है। मैंने जैसे आपको कहा कि वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन के जो को फाउंडर हैं जैक फोकमैन एंड मिस्टर जाहू, शायद इनका जाहो या जाहू नाम है, ये वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन से इन्होंने इसको डिसमिस किया है और कहा कि डील्स जो हैं वो प्योरली इकोनॉमिकल और बिजनेस है। स्टीव विटकॉफ जो हैं वो जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि वो ट्रंप के एडवाइजर हैं, उनके पास रोल है, वहां से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही है कि शायद उनके थ्रू पाकिस्तानी फील्ड मार्शल साहब ने ट्रंप साहब को जो है एक्सेस किया है और वहां से उनकी राय बदली है या वक्ती तौर पर अपने लिए एक रिलीफ लिया है। आखिरी लाइन इसमें ऐड कर दूं कि आपको क्या परेशान होना चाहिए। मैंने कल परसों भी बताया था कि जब आप किसी कॉज पे खड़े होते हैं तो ये हर रोज एक जदोजहद होती है। इससे पिछले जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे क्या वो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ इन सारी चीजों को उस तरह से सपोर्ट करते थे? जवाब है नहीं। तो क्या तब आपने अपनी जस्तजू छोड़ दी थी? अब वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट अगर जो अमेरिका की अपनी प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, अगर ये तमाम चीज़ें हैं, ह्यूमन राइट्स, अगर इनके ऊपर अमेरिका खड़ा होता है बहुत अच्छी बात है। अगर सदर ट्रंप जो पूरी दुनिया के अंदर जैसे मैंने कहा कि अमेरिकी प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं उनका साथ देते बहुत अच्छी बात है। नहीं देते तो क्या हमने अपनी जदोजहद रोक लेनी है? नहीं, हम फिर भी जदोजहद करते रहेंगे और जितनी भी सपोर्ट हो आपको हक के साथ खड़ा होना होता है, भले उसके हालात बुरे हों या अच्छे हों, क्योंकि इवेंचुअली उसी ने प्रिवेल करना होता है। अब आते हैं जी अगली खबर की तरफ पाकिस्तान से। दो छोटी बच्चियां शीमा और मुस्कान ये शहीद हो गई हैं। ये वो बच्चियां हैं जो जख्मी हुई थी बहुत बुरी तरह से उस बस के अंदर जिसमें 40 बच्चे थे खुजदार के अंदर। और हमने उसी दिन आपको बताया था कि जितनी बस की बुरी हालत है उसमें से 5 शहादतों की उस वक्त खबर आई थी। हमने आपको बताया था कि अल्लाह ना करे कि ज़्यादा शहादतें हों, लेकिन जो बस की हालत है उससे नज़र आ रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जख्मी हुए होंगे। अल्लाह जो बाकी बच्चे हैं उनको सेहत दे, मैं बार बार दुआ कर रहा हूँ। ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे लिए बहुत तकलीफ का बायस है जो कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने कल क्या देखा कि लाहौर के अंदर, लाहौर में जश्न था। लाहौर में आपको पता है PSL था, शायद उसका फाइनल था, वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। और शायद ये भी एक वजह है कि हम पंजाबियों से जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं या जो बलूचिस्तान के लोग हैं या इंटीरियर सिंध के लोग हैं वो खासे खफा हैं। खफा क्या है? वो हमें नापसंद करते हैं। नापसंद भी मैं छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको पता है वो हमसे क्या करते हैं। मैं वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। शायद हक बजाना भी हैं जो हमारी करतूतें हैं। जितना हम इनडिफरेंट हैं उनके घर में क्या हुआ हुआ है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये कोई एक दफ़ा का नहीं है। बीइंग अ पंजाबी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये हमारा वतीरा, क्योंकि हम थोड़े खुशहाल हैं, हमारे यहाँ रोटी छोटी उनकी निस्बत ज़्यादा लगती है आम लोगों को। अमीर लोग तो बहुत बहुत वहाँ भी है, और यहाँ भी अलीट हर जगह की जो है वो अलीट है, वो यहाँ हो या वहाँ हो। वहाँ भी अलीट जो है वो बेतुकी अमीर है, यहाँ भी अलीट जो है बेतुकी अमीर है। मैं बात कर रहा हूँ जो 80% 70% अवाम है, 80% कह लें, उसके हालात क्या हैं। तो वो वहाँ की 80% जो अवाम है उसकी निस्बत जो पंजाब की 80% अवाम है वो ज़रा थोड़ी सी फाइनेंशली उनकी निस्बत, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर दूध और शहद की नहरें हैं, यहाँ भी गुर्बत है बड़ी, लेकिन वहाँ की गुर्बत की निस्बत कम गुर्बत है। तो इसलिए हम अपने हाल में मस्त हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। वहाँ वो बच्चों की लाशें उठा रहे हैं और रात पूरा जो है वो मेला लगा हुआ था। जैसे इस मुल्क में तो कुछ हुआ ही नहीं। किसी भी और मुल्क में इस तरीके से 40 बच्चों में से 7 बच्चे हमने इतना नॉर्मल कर दिया। ये न्यू नॉर्मल है, बच्चे शहीद होते हैं, हो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। उससे पहले ड्रोन में बच्चे शहीद हो गए। आज हमने खबर देखी कि खैबर पख्तूनख्वा ने जो मर्दान में ड्रोन में शहीद होने वाले लोग थे उन्हें वुरसा को 50-50 लाख रुपए का चेक दे दिया। दिस इज बहुत अच्छा काम किया, सताइश करते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, क्योंकि ये ड्रोन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो नहीं मारा था, मारा तो हमारी जाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेज ने होगा। तो लेकिन उन्होंने पैसे दिए, अच्छा काम किया। लेकिन क्या पैसे दे देने से, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तो मारा नहीं, उनसे सवाल नहीं पूछ रहा, जिन्होंने चलाया उनसे पूछ रहा हूँ, क्या पैसे देने से इसका मदावा हो जाता है? दूसरी तरफ हमारे बच्चे शहीद हुए और हम लाहौर के अंदर जश्न कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, लोग अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको निभाने की जो एस्थेटिक है ना उसको भी नहीं समझते। बस उसमें मैं देख रहा था नाच नाच के कमले हो गए हमारे अबरारुल हक साहब। आप बहुत मेजर प्लेयर हैं एहसन इकबाल, उसके अगेंस्ट इमरान खान साहब ने अबरारुल हक को बार बार उनको अकोमोडेट किया, मीन टिकट दिया, बार बार चांस दिया। मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था तो मुझे याद है कि एक शख्सियत आए इमरान खान साहब से मिलने, और जब उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन जाहिर होना था उसके बाद, हमें उम्मीद थी कि 90 दिन में इलेक्शन होगा और उसके बाद जनरल इलेक्शन होगा, तो उन्होंने जिन चंद सीटों के बारे में कहा और उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि जो जनाब अबरार साहब हैं वो लाहौर में रहते हैं, हल्के में कम जाते हैं, तो इनके जीतने के चांसेस बहुत कम है, तो यहाँ पर कैंडिडेट चेंज कीजिए। तो इमरान खान साहब ने, मुझे अभी भी याद है, कहा कि नहीं हमारी पार्टी के साथ बहुत पुराने हैं तो नहीं, इन्हें चेंज नहीं करते। ये उनका ख्याल था जो उन्होंने उस शख्सियत को जवाब दिया। मैं क्योंकि जाहिर है उस मीटिंग में बैठा हुआ था तो मुझे आज भी याद है। लेकिन मैं हैरान था कि ये साहब खामोश रह सकते थे और कुछ नहीं। तो इस जश्न के अंदर जब एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब की केसेस नहीं सुन रही, लगा ही नहीं रही केसेस, हालांकि जो जस्टिस सरफराज 15वें नंबर के जज थे जिनको लेकर गए लाहौर से वहां पर, और लेकर इसलिए गए थे कि इमरान खान के केसेस को डिले किया जाए,
उन्होंने बार बार वादा किया कि मैं केसेस लगाऊंगा। पिछली दफा आपको याद होगा बैरिस्टर गौहर के साथ, बैरिस्टर अली जफर के साथ, सलमान अकरम राजा साहब के साथ, जब अलीमा खानम और तमाम एमएनएज और एमपीएस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इकट्ठे हुए थे, एक प्रोटेस्ट किया था, तो जस्टिस साहब ने वादा किया कि मैं अगले हफ्ते सुनूंगा, केस लगाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। अभी 2 दिन है सिर्फ, आज का और कल का। अलीमा खानम साहबा ने एक ट्वीट भी किया हुआ इसी सिलसिले में। ये अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का केस सुना तो ठीक है, वरना अगले 3 महीने फिर इमरान खान उस छोटे से चैम्बर में, मैं उसे हीट चैम्बर कहूंगा, जिसके तीनों तरफ से कंक्रीट की दीवारें हैं, चौथी तरफ भी कंक्रीट की दीवार है, बीच में छोटा सा दरवाजा है, दरवाजे के आगे दीवारें हैं, और उसके आगे फिर एक दरवाजा है, और उसके आगे बरामदा है, और उसके आगे फिर रोशनी है। तो वो अपने सेल के अंदर से बाहर जो है वो आसमान भी नहीं देख सकते, और इस कदर वो तपरा होगा इस टाइम के, वो 50-55 सेल्सियस उसके अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो होगा, उसमें रहना मुश्किल होगा। लेकिन वो वहां है। अगर ये 2 दिन नहीं सुना जाता तो ये मजीद 3 महीने जो है ये केसेस नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि अदालतें जो है वो अपने आप को वाइसराय समझ रही हैं। उन्होंने 3 महीने की छुट्टियां दे दी हैं जस्टिस अफरीदी साहब ने, और वो छुट्टी पे चले गए। तो एक तरफ लाहौर का हाल मैंने आपको बताया बेहिसी, मैंने अबरारुल हक साहब जो हमारे लिए जाती तौर पर तो बहुत मोहतरम है, मेरी उनसे यही तवक्को थी कि खामोश रह लेते और कुछ नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड कि वो एक फनकार हैं, वो शायद इतनी जफाकशी ना कर सके इतनी। मुझे किसी ने उनके बारे में एक वाकया सुनाया बड़ा इंटरेस्टिंग। हमारे एक बहुत ही मेहनती एक रिपोर्टर है लाहौर के। पहले वो एक बहुत बड़े चैनल के साथ है, अभी भी बड़े चैनल के साथ हैं, लेकिन अब ज़रा उनकी तरक्की हो गई है। अब वो मेरा ख्याल है ज़रा ब्यूरो चीफ वगैरह बन गए, नाम मैं नहीं लेता। उन्होंने मुझे वाकया सुनाया कि जब 25 मई 2022 हुआ था, ये उन्होंने मुझे वाकया सुनाया जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था। तो उन्होंने मुझे वाकया तब सुनाया कि जब 25 मई को ज़ाहिर है हमारे तमाम लोग निकल रहे थे और पुलिस ये लाठीचार्ज कर रही थी और सब कुछ। तो बत्ती चौक है एक लाहौर से बाहर, जहाँ से एक तरफ आप शेखुपुरा को जाते हैं, और तो बत्ती चौक के ऊपर कॉल दी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर इब्रार साहब भी पहुंचे। तो इब्रार साहब जरा बत्ती चौक से थोड़ा दूर अपनी गाड़ी में खड़े हुए थे, जहां वर्कर्स ने इकट्ठे होना था वहां नहीं थे। तो वो उनके पास चले गए। उन्होंने कहा कि आप उधर नहीं आते, तो उन्होंने कहा उधर जाके मार खानी है, तुम यहीं से मेरा इंटरव्यू लो, मैं फिर जा रहा हूं, क्योंकि मैं तो बताऊं ना कि मैं आया हुआ हूं। तो उन्होंने वहीं पे अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया उस साफी को। सीनियर साफी हैं वो, अब पहले वो रिपोर्टर होते थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड रिपोर्टर है, बहुत ही पॉपुलर रिपोर्टर है पाकिस्तान के अंदर, मैं नाम उनका नहीं ले रहा, बहुत ही वेल स्टेब्लिश रिपोर्टर है और सीनियर आदमी है, और अब वो एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, रिपोर्टर नहीं आप। तो उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने जरा थोड़ा दूर, थोड़ा भी काफी दूर, जहां पुलिस ना पहुंच सके, वहां अपना उन्होंने कहा कि हम पहुंच गए हैं और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, और वहां से वो अपनी गाड़ी में बैठे और वापस कर। तो खैर चले, ये भी ठीक था, इसमें भी मुझे आप पे गिला नहीं है, क्योंकि आप इतना ही कर सकते थे, इट इज फाइन। लेकिन कम से कम ये जो आप कर रहे हैं, इससे तो इज्तनाब कर सकते थे। मतानत भी किसी चीज का नाम है, घर ही खामोश होकर बैठ जाएं। मतलब कितने के पैसे दे दिए होंगे उन्होंने थोड़ी देर के लिए, चले बहरहाल मैं उस पर नहीं इतराज कर रहा, आपको पैसे दिए नहीं दिए वो आपका काम है, वो आपका प्रोफेशन है, आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन एनीवेज आगे चलते हैं। मारंग बलोच साहबा ने जवाबी वार किया है। उन्होंने जो हमारे डीजी एसपीआर साहब हैं उनको भरपूर सवाल पूछा है, कि क्योंकि डीजी एसपीआर ने उनको दहशतगर्द कह दिया था, मसखशुदा शक्ल कह दी थी दहशतगर्दी की। उन्होंने कहा कि आप इसके सबूत दें। उन्होंने कहा मैं दहशतगर्द नहीं हूं। मैंने तो, मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ट्विस्ट करके पेश कर रहे हैं, वो जो एक कब्रिस्तान के अंदर नामालूम कब्रें बनी थी जाफर एक्सप्रेस के बाद, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि वहां कौन लोग दफन किए। क्या हमारा यह हक भी नहीं कि हम नामालूम जो लाशें हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकें? तो मैंने तो सिर्फ नामालूम लाशों के बारे में पूछा था, मैं दहशतगर्दों की लाशें तो नहीं मांग रही थी, मैं तो पूछ रही थी कि वहां किसको दफन किया। बहरहाल उन्होंने अब सबूत मांगे हैं, और मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा डीजी एसपीआर साहब से कि ये आप सभी को गद्दारी बगावत के सर्टिफिकेट देते रहते हैं, चले रजिस्ट्री पाकिस्तान की आप ही के पास होगी, बाकी सारे हैं, लेकिन सबूत भी दे दिया करें। हर शख्स गद्दार बागी तो पाकिस्तान में रहना किसने है। बहरहाल उन्होंने भरपूर इसका जवाब दिया है। दूसरी तरफ पानी बंद कर दिया इंडिया ने, लेकिन डीजी साहब ने 2 दिन पहले क्या कहा था, सुनिए। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। 2-4 दिन पहले जो है ना वो पानी का लेवल यहाँ तक था, और जब इंडिया की तरफ से जो है ना वो पानी रोक दिया गया, तो ये आप सामने देख सकते हैं कि जो ये दरिया ये कितनी दूर चला। आपने देख लिया कि वो दिखा रहे हैं कि दरिया कितना पीछे चला गया। वैसे भी पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है कि पानी जो है वो बंद कर दिया इंडिया ने। तो अब डीजी साहब, मैं तो आपको पता वॉर मॉन्गर नहीं हूं, मैं तो जंग नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि पीस रहे। लेकिन इंडिया पूरी दुनिया के अंदर अपने डिप्लोमेटिक जो है वो भेज रहा है, वफ्द भेज रहा है, पूरी दुनिया के अंदर अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है। हम सिर्फ पाकिस्तानी कौम को चूना लगाने के लिए और इमरान खान से दूर करके अपने करीब करने के लिए, हम बजाय पूरी दुनिया के अंदर ये काम करने की, हम ये काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को जाके वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर डीजी एसपीआर साहब जा रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी। हमने वो मोर्चा संभाला हुआ, हमने बस अंदर मंजन बेचना। जैसे इंडिया या पूरी दुनिया में कुछ भी हो, हम बजाय इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करने की, हम उर्दू में टिकर बना के बनिया और फलाना उस तरह के टिकर बना के पाकिस्तान में छोड़ते रहते हैं। हमारा पूरा काम ये कि हमने पाकिस्तान को जो है ना वो उसमें कुएं के अंदर रखना है। पाकिस्तानियों के जो सर हैं वो दौले शाह की चुई से आगे नहीं हमने निकलने देने, हमने उनको बस किसी तरह से काबू में रखना है। अच्छा, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन है जिस पर मैंने बात करनी थी, अब जरा लंबा हो रहा है, देखते हैं किसका क्या किया। फिर उन्होंने वहां खिताब करते हुए कहा कि इर्तजा को जो शहीद किया था बच्चे को इंडिया ने, जो बहुत ही घटिया काम किया था इंडिया ने, इसमें कोई शक नहीं, उसको कंडेम करना चाहिए पूरी दुनिया को, उसका बदला हमने पूरा ब्रिगेड उड़ा कर लिया है, ये डीजी एसपीआर साहब ने वहां पर कहा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जैसे इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस दिए, हम क्यों नहीं देते?
हमें भी सबूत देने चाहिए। दुनिया मानती नहीं है, ना इंडिया मानता है कि हमने किया है, ना दुनिया मानती है। तो हमें इमेजेस देने चाहिए, जैसे उन्होंने हमारी एयर बेसिस के इमेजेस दिखाए, हमें भी दिखाने चाहिए। और अगर हम नहीं दिखाएंगे तो फिर दुनिया यही कहेगी कि हमने कुछ नहीं किया, हम ऐसे ही कह रहे हैं। तो हमें वो इमेजेस दिखाने चाहिए। अभी भी वक्त है कि हमें वो इमेजेस रिलीज करने चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर मैंने थोड़ी सी बात करनी थी जनरल रिजवान जो साबिक DGI हैं उनके ऊपर। वो अगले व्लॉग में करेंगे। उन्होंने भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, उसके ऊपर भी अगले व्लॉग में बात करेंगे। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।